फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, जो कि हमारा है जनरल फार्माकोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब भी हमें फीवर होता है, हेडेक होता है या खांसी होती है, तो हम तुरंत कोई ना कोई मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी टैबलेट बॉडी में जाके आखिर करती क्या है? डॉक्टर को कैसे पता लग जाता है कि आपको कौन सी डिजीज में कौन सी मेडिसिन देनी है? तो यही सब हम लोग पढ़ते हैं हमारे सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी में। तो अब हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। दोस्तों, एक बात और, हमने आपके लिए यहाँ पे हिंदी वर्ड्स भी लिख रखे हैं, ताकि जो हमारे दोस्त हिंदी मीडियम से आए हैं उनको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, फार्माकोलॉजी क्या होती है? इट इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम्स। सबसे पहले समझते हैं कि स्टडी ऑफ ड्रग्स का क्या मतलब है। स्टडी ऑफ ड्रग्स का मतलब है कि जैसे ड्रग क्या है, कैसे काम करती है, कितनी डोज में लेनी चाहिए और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट वे में रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आप जैसे सोसाइटी में देखते हैं, दो तरीके का होता है ना, गुड भी होता है और टॉक्सिक भी होता है या बैड भी होता है ना। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे? रिलेशनशिप किसका? बॉडी का और ड्रग का, दोनों का हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ड्रग बॉडी के साथ क्या क्या करती है और बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करती है, यानी कि उनका इंटरेक्शन या उनका रिलेशनशिप हम लोग स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी में। अब हमारा जो वर्ड है फार्माकोलॉजी, वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फार्माकोलॉजी, फार्माकॉन और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी या फिर डिस्कोर्स, यानी कि ड्रग के बारे में स्टडी करना। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि स्टडी ऑफ ड्रग्स का मतलब क्या होता है, कि हम लोग ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग क्या होती है, कैसे काम करती है, ये सब। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऐड कर रखे हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि एग्जाम में टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अभी हमने फार्माकोलॉजी पढ़ा था, तो उससे आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन फार्माकोलॉजी। तो आपने क्या करना है, जो हमने आपको डेफिनेशन दिखाई थी वो, और साथ में ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग। फ्लो चार्ट में अगर आप ये जो मैंने बबल्स बनाए हुए हैं, अगर आप ये बना देंगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हैं, और इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है मार्क्स में। और वैसे अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उससे भी काम चल जाएगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं फ्लो चार्ट के। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ बोनस पॉइंट ऐड कर रखे हैं, यानी कि कुछ कॉलेजेस होती हैं जो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं, तो उनके लिए अलग से आपको बुक वगैरह में ढूंढने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी एंड फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से उसे अटेंड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्रांचेस एंड टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं फार्मेसी की। अब हमारा मेन हीरो तो फार्मेसी है ना, जिसके अंदर सारे फील्ड्स आते हैं, यानी कि फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले हम अपने सुपर हीरो के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फार्मेसी क्या है? फार्मेसी इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट। It deals with the identification, selection, preservation, compounding and dispensing of drugs and medicine. ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने सुपर हीरो की पावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम एक स्टोरी की तरह सुनते हैं। मान लीजिए कोई एक पेशेंट है, उसको किसी टाइप की कोई बीमारी है या डिजीज है, तो वो क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर क्या करेगा? उसको एक प्रिस्क्रिप्शन बना के देगा। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? पर्ची बना के देगा। अब उस पर्ची का वो पेशेंट क्या करेगा? फार्मासिस्ट को जाके देगा। फार्मासिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आप लोग मेडिकल स्टोर वगैरह पे जाते हो, वो लोग आपको दवाई देते हैं ना, तो वो कौन होते हैं? फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या करते हैं? फार्मासिस्ट क्या करेंगे? प्रिस्क्रिप्शन को रीड करेगा और फिर उसके बाद उसमें से दवाई आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी दवाई देनी है। मान लीजिए डॉक्टर ने पैरासीटामोल 500 लिख के दी है। अब स्टोर पे तो बहुत सारी दवाइयां होती हैं, उसमें से छांटना तो पड़ता है ना कि कौन सी दवाई देनी है। मान लीजिए कोई गलत दवाई दे दी, तो उसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट को बहुत सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचानना कि कौन सी दवाई देनी है। उसके बाद है, अब ड्रग तो पहचान ली कि कौन सी देनी है, अब लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ना, कई सारे ब्रांड्स की ड्रग आती है। पैरासीटामोल कितने सारे ब्रांड्स की आती है, क्रोसिन की आती है, डोलो की आती है, और भी सारे ब्रांड्स की आती है। तो कौन सा ब्रांड देना है उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्शन, यानी कि डॉक्टर ने क्या ब्रांड सजेस्ट किया है या पेशेंट के लिए कौन सा ब्रांड ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? सिलेक्शन बोलेंगे। अब बात करते हैं प्रिजर्वेशन की। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? स्टोर करके रखना, यानी कि ड्रग को ठीक तरीके से स्टोर करना,
आप लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो उन्होंने फ्रिज में रखी हुई होती हैं, तो वो क्या होता है प्रिजर्वेशन, यानी कि दवाई को सुरक्षित रखना या उसको इस तरीके से स्टोर करना ताकि हमारी जो दवाई है वो लंबे टाइम तक चले। फिर है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को आपस में मिलाना या फिर किसी ड्रग को बनाना, मतलब किसी ड्रग से मेडिसिन बनाना। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि ड्रग और मेडिसिन में क्या फर्क होता है। तो मेडिसिन को प्रिपेयर करना, जैसे कि पहले जमाने में क्या होता था, फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल्स जो थे वो अपने आप का ही मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करके देते थे उसी टाइम या बना के देते थे। अभी भी कुछ हॉस्पिटल्स में कंपाउंडिंग जो है वो की जाती है। उसके बाद है डिस्पेंसिंग। अब डिस्पेंसिंग का मतलब जनरली हम क्या समझते हैं कि मेडिसिन जो है वो पेशेंट को दे दी और हमारी डिस्पेंसिंग हो गई। डिस्पेंसिंग में क्या होता है, जैसे आप लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने जाके प्रिस्क्रिप्शन दिया और फार्मासिस्ट ने कहा लो मेडिसिन है और ले जाओ। वो आपको क्या करते हैं, वो आपको समझाते हैं ना कि दिन में कितनी बार लेनी है, खाने से पहले लेनी है या बाद में लेनी है, कितने दिन तक लेनी है। तो वो सब किसके अंदर आता है, डिस्पेंसिंग के अंदर आता है। अब बात करते हैं फार्मासिस्ट के बारे में। फार्मासिस्ट क्या होता है, अ प्रोफेशनल हु प्रैक्टिसेस फार्मेसी इज कॉल्ड फार्मासिस्ट। इसका मतलब क्या है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि फार्मेसी में क्या क्या काम होते हैं। तो जो भी प्रोफेशनल यानी कि कोई भी ऐसा क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कि जिसने फार्मेसी में क्वालिफिकेशंस कर रखी हो, डिग्रीज कर रखी हो या फिर डिप्लोमा कर रखा हो, जैसे आप लोग डिप्लोमा कर रहे हो, तो उनको क्या कहते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो कि मेडिसिन को सेफली प्रिपेयर करते हैं या फिर स्टोर करते हैं और पेशेंट्स तक पहुंचाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट कहते हैं। जैसे कि आप लोग भी अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या बन जाएंगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अब बात करते हैं ड्रग के बारे में। अ ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। चलिए इसे समझते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है। देखिए, ड्रग एक ऐसा रो केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में जाकर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर भी इफेक्ट कर सकता है, यानी कि हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को ठीक कर सकता है। जैसे कहीं पर पेन हो रहा है तो उसको ठीक कर सकता है, ठीक है, ये सब। या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट्स को, जैसे हमें कोई बीमारी हुई है या फीवर हुआ है, उसको रिड्यूस कर सकता है या उसको ठीक कर सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट, यानी कि उसका हमें फायदा होना चाहिए। तो वैसे ही ड्रग जो है वो बॉडी के साथ कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करती है, गुड भी और बैड भी, यानी कि बेनिफिशियल इफेक्ट भी देती है लेकिन साथ ही साथ उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग मेनली किसकी ओर फोकस करते हैं, उसके बेनिफिट्स की तरफ। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन क्या होती है, मेडिसिन इज ए फॉर्मुलेटेड ड्रग रेडी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ ज्यादा समझ नहीं आया है ना, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक नई मेडिसिन है वो डिस्कवर हुई है। डिस्कवर का मतलब पता चलिए कि इस मेडिसिन का ये इफेक्ट हो सकता है। जैसे कोई नई मेडिसिन है, उसका हमें पता चलता है कि वो फीवर को रिड्यूस कर सकती है, तो फिर उसके बाद क्या हम उस मेडिसिन को, हमें पता लग गया भी इसका ये इफेक्ट है, हम डायरेक्ट पेशेंट को दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डोज सेलेक्ट करते हैं। डोज क्या होता है कि एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो हम पेशेंट को देते हैं या एक सिलेक्टेड क्वांटिटी जो हम पेशेंट को देते हैं ताकि उसके साइड इफेक्ट्स कम आए और उसका बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो ज्यादा है, यानी कि उसके बेनिफिट्स ज्यादा है और उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो कम आए। अब जब डोज सिलेक्ट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ एक्सिपिएंट्स ऐड करते हैं। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं ड्रग के अंदर। एक्सिपिएंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि ड्रग के अंदर मिलाए जाते हैं, जो कि मेडिसिन को शेप देते हैं, उसका टेस्ट इंप्रूव करते हैं, उसे जल्दी से टूटने या खराब होने से बचाते हैं ताकि पेशेंट जो है उसे इजीली यानी कि आसान तरीके से यूज कर सके। उसके बाद इस ड्रग को टैबलेट या कैप्सूल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद वो क्या बनती है, मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब फॉर्मुलेटेड ड्रग बन गई है। फॉर्मुलेटेड मतलब हमने इसके अंदर एक्सिपिएंट्स मिला के इसको रेडी कर दिया है और इसको टैबलेट या कैप्सूल में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी हमारी क्या बन गई है, मेडिसिन बन गई है। अब इस मेडिसिन को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे हम किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो फार्मासिस्ट क्या करता है, आपको डायरेक्ट टैबलेट दे देता है और आप घर जाके उसे ले लेते हो। उसे ही क्या कहते हैं, रेडी टू एडमिनिस्टर, यानी कि आप डायरेक्ट उसे पेशेंट को दे सकते हो। अब इस लाइन को समझते हैं कि ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। इसका क्या मतलब है कि अभी हमने पढ़ा कि मेडिसिन के अंदर क्या होती है, ड्रग होती है। आप मार्केट में कोई भी मेडिसिन लेने चले जाओ, उसके अंदर कोई ना कोई ड्रग जो है वो जरूर होती है। लेकिन ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कई ड्रग्स जो होती है उनके ऊपर रिसर्च चल रही होती है। यानी कि मान लीजिए आज कोई नई ड्रग जो है डिस्कवर हुई, ऐसा नहीं है कि कल ही उसको मार्केट में उतार दिया जाएगा और
और पेशेंट्स को डिस्पेंस कर दी जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ड्रग के ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च चलती है, तब तक ड्रग जो है वो पेशेंट के यूज के लिए सुटेबल नहीं होती है या पेशेंट को नहीं दी जा सकती है। तो ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, यानी कि सब ड्रग्स को आप मेडिसिन नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मार्केट में जितनी भी मेडिसिन आ जाती है उसमें कोई ना कोई ड्रग जो है वो जरूर प्रेजेंट होती है। बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी की। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है कि फार्माकोलॉजी के अंदर हम और कौन सी टाइप्स की स्टडी करते हैं या फिर उसकी क्या टाइप्स हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इसका क्या मतलब है, अब चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि बॉडी और ड्रग का आपस में क्या होता है, एक तरीके का रिलेशनशिप, यानी कि बॉडी ड्रग के साथ कुछ ना कुछ करती है और ड्रग बॉडी के साथ कुछ ना कुछ करती है। वही हमें पढ़ना है किसमें, फार्माकोलॉजी में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या आता है, स्टडी ऑफ एडीएमई। एडीएमई क्या होता है, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो ए का मतलब क्या होता है, एब्सॉर्प्शन। बी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। एम का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। और ई का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन। ये मत समझिएगा कि हमने सिर्फ आपको इन वर्ड्स के मीनिंग, इन लेटर्स के मीनिंग बता के बस बता दिया कि ये फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। इन्हें अच्छे से समझने के लिए चलिए हम लोग एक एनिमेशन देखते हैं। अब आप लोगों ने एनिमेशन तो देख लिया होगा, लेकिन अच्छे से समझ नहीं आया होगा कि क्या हो गया क्या नहीं। तो चलिए उसे समझते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन। मान लीजिए एक पर्सन है, उसने एक पैरासिटामोल टैबलेट खाई, जैसा आप लोगों ने उसमें देखा एनिमेशन में। तो जब वो टैबलेट लेता है तो उसके बाद क्या होता है, टैबलेट उसके स्टमक में जाती है। स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, ये जो आपकी ड्रग है वो एब्जॉर्ब होती है। स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना, स्टमक की जो परत होती है, उसके थ्रू वो जो आपकी ड्रग है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। देखिए अभी आपने एनिमेशन में देखा कि उस पर्सन ने टैबलेट ले ली और उसके बाद टैबलेट जो है उसके स्टमक में आ गया। स्टमक में आने के बाद क्या होता है, ये जो स्टमक की लाइनिंग आप लोग देख रहे हैं, इसके थ्रू क्या होता है, ब्लड के अंदर जो ड्रग है हमारी वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, यानी कि ब्लड के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। देखिए मान लीजिए आपके पास एक स्पॉन्ज है। जब आप स्पॉन्ज को पानी में रखते हैं तो स्पॉन्ज क्या करता है, सारा पानी सोख लेता है अपने अंदर। सिमिलरली हमारा ब्लड क्या करता है, जो हमारी ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्टमक में प्रेजेंट होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा लेता है। फिर उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए अब अभी हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन में ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर तो आ गई। अब क्या करना है हमें, अब ब्लड के अंदर से जहां पर ड्रग को एक्शन करना है या फिर जहां पर हमें ड्रग का इफेक्ट चाहिए वहां तक ड्रग को पहुंचाना तो पड़ेगा ना। मान लीजिए हमें ड्रग तो हमें इफेक्ट ब्रेन में चाहिए, लेकिन हमारी ड्रग जो है ब्लड में ही पड़ गया, तो ब्लड क्या करता है, हमारी ड्रग को ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, वहां तक पहुंचाता है। जैसे कि हम लोग आजकल कोई ऑर्डर वगैरह करते हैं, कोई पार्सल ऑर्डर करते हैं, तो जो डिलीवरी वाला होता है या जो डिलीवरी एजेंट होता है वो क्या करता है, घर घर जाकर सबके पार्सल जो है वो उनको डिलीवर करता है। वैसे ही हमारा ब्लड भी क्या करता है, पूरी बॉडी में ड्रग को स्प्रेड करता है, ताकि जहां पर ड्रग का इफेक्ट मिलना चाहिए वहां पर ड्रग जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। अभी आपने एनिमेशन में देखा होगा कि हमारा जो लीवर है वो ड्रग का क्या कर रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कि ड्रग को तोड़ रहा था। एक तरीके से ऐसे समझिए कि जब हमने ड्रग ली तो हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ कैसा रिलेशनशिप दिखाया, कि सबसे पहले तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया उसे, फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ड्रग को सपोर्ट किया ताकि वो जहां पर इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहती है वहां तक उसको पहुंचाया। लेकिन उसके बाद क्या किया, हमारी बॉडी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया ड्रग को, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म कर दिया, उसका दिल तोड़ दिया। एक तरीके से दिल तोड़ने का मतलब ड्रग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद जब ड्रग के टुकड़े टुकड़े हो गए तब बॉडी ने क्या किया, उसको एक्सक्रीट कर दिया। एक्सक्रीट करने का मतलब ड्रग को हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया, जैसे कि रिलेशनशिप किया। और उसके बाद जब रिलेशनशिप का मतलब पूरा हो गया तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको अपनी लाइफ से बाहर फेंक दिया। यहाँ पे बॉडी ने क्या किया, उसको अपने आप से अलग कर दिया, यानी कि बॉडी से ड्रग को बाहर फेंक दिया। ये क्या हो गया, एक्सक्रीशन। उसके बाद बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स की। जो फार्माकोडायनेमिक्स और जो फार्माकोकाइनेटिक्स टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, इनमें आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम लोग आगे इन्हें फर्दर और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अब बात
करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स की। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। हमने पढ़ा फार्माकोकाइनेटिक्स में कि बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करती है, लेकिन रिलेशनशिप तो दोनों साइड से चलता है ना। अगर ड्रग बॉडी के साथ कुछ करती है या बॉडी ड्रग के साथ करती है तो ड्रग भी तो बॉडी के साथ कुछ ना कुछ करेगी ना। तो हम लोग अभी इसको समझेंगे कि ड्रग बॉडी के साथ क्या क्या करती है, हम लोग वो किसमें समझेंगे? फार्माकोडायनेमिक्स में। तो फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर क्या क्या आता है? एक तो आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एक आते हैं हमारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्मा मैंने उधर नीचे लिखा हुआ है कोलॉजिकल इफेक्ट्स। अब इसके बाद हम इन्हें अलग अलग समझ लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। तो पहले पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन को हेडेक हुआ और उसने क्या किया? पेन किलर ले ली। कुछ देर बाद हेडेक कम हो गया। अब सवाल ये है कि हेडेक कम कैसे हुआ, पेन किलर ने अपना एक्शन प्रोड्यूस कैसे किया, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ड्रग अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर रही है, किस प्रक्रिया के थ्रू प्रोड्यूस कर रही है, क्या प्रोसेस है, उसको पढ़ना। वो क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच अ ड्रग प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट। भाई मैंने आपको बताया कि जो हमारी ड्रग है वो बॉडी के अंदर ऐसे कौन से केमिकल चेंजेस कर रही है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए, जब भी हमें पेन होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजती है। कौन से? पेन सिग्नल्स। क्या बताती है ब्रेन को कि देखो यहाँ पे कट लगा है या फिर कुछ भी हुआ है, तो यहाँ पे बॉडी जो है वो सिग्नल्स देती है ब्रेन को। ब्रेन जो है वो पेन प्रोड्यूस करता है, पेन सिग्नल्स भेजता है। क्यों भेजता है? ताकि जो हमारी बॉडी है उसको पता लगे या फिर हमें पता लगे कि यहाँ पे कट लगा है या फिर कुछ भी हुआ है तो उसको ठीक करना है, इसलिए पेन सिग्नल्स भेजे जाते हैं। अब पेन किलर क्या करती है? जो पेन सिग्नल्स ब्रेन तक जा रहे थे उनको जाने ही नहीं देती है। अब मान लीजिए जहाँ पे कट लगा है वहां से अगर सिग्नल ब्रेन तक जाएगा ही नहीं तो ब्रेन को पता कैसे लगेगा कि पेन सिग्नल भेजनी है या वहां पर पेन प्रोड्यूस करना है? नहीं पता लगेगा ना। अगर ब्रेन को पता ही नहीं लगेगा तो ब्रेन रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाएगा। ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? यानी कि वहां पर जो पेन हो रहा था हमें वो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। ब्रेन पेन किलर जो है वो इसी तरीके से काम करते हैं। अब हमने ये सब जो पढ़ा ये क्या है? पूरा प्रोसेस है कि पेन किलर काम कैसे कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यानी कि पेन किलर ने कैसे पूरी प्रोसेस की और कैसे अपना काम किया। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? इट इज द फिजिकल और ऑब्जर्वेबल चेंज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बिकॉज ऑफ द ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका क्या मतलब है कि देखिए, जब हमने पेन किलर लिया तो उसकी वजह से हमारे अंदर या फिर पर्सन के अंदर क्या ऑब्जर्व हुआ कि उसका पेन जो है वो रिड्यूस हो गया। पेन तो रिड्यूस हो गया तो ये क्या हुआ? हमारा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? वो विजिबल चेंज जो कि हमें दिखाई देता है या वो विजिबल रिजल्ट जो कि हमें मिला है। जैसे पेन किलर लेने के बाद हमें विजिबल रिजल्ट क्या मिलता है कि पेन रिड्यूस हो गया है या पेन कम हो रहा है। अब आपको ये थोड़ी ना दिखता है कि पेन सिग्नल्स ब्रेन तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ब्रेन रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको सिर्फ क्या पता लगता है कि पेन कम हो गया, तब आपको पता लगता है कि हाँ भी पेन किलर कितना इफेक्टिव है। तो उसी को क्या कहते हैं? जो हमें विजिबल चेंज दिख रहा है उसको क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। यानी ड्रग की वजह से जो बॉडी के अंदर इफेक्ट आया है उसी को क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स का एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारी किडनीज कैसे एक्सक्रीट करती है पैरासीटामोल टैबलेट को। यानी कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किडनीज कैसे एक्सक्रीट कर रही है पैरासीटामोल टैबलेट को या पैरासीटामोल टैबलेट के साथ क्या क्या हो रहा है जब वो बॉडी के अंदर जाती है। फार्माकोडायनेमिक्स का एग्जांपल जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि कैसे पेन किलर पेन सिग्नल्स को ब्लॉक करती है ब्रेन के अंदर या ब्रेन तक पहुंचने वालों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच के बारे में जो कि हमारी है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या होती है? इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल नॉलेज फॉर द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्योर ऑफ डिजीजेस। इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब आपको पता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मिनट में देख लेता है कि आपको कौन सी डिजीज है और फटाफट बिना कोई बुक वगैरह देख के आपको फटाफट मेडिसिन लिख के दे देते हैं कि ये मेडिसिन लेनी है ना। अब डॉक्टर ने भी तो पढ़ाई करी होगी ना, एमबीबीएस करी है, एमडी करी है, इतनी सारी पढ़ाई करते हैं डॉक्टर, तब जाकर उन्हें पता लगता है कि किस डिजीज में कौन सी मेडिसिन देनी है। अब डॉक्टर इतनी सारी मेडिसिन क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए? कोई भी नहीं। डॉक्टर इतनी सारी मेडिसिन क्यों करते हैं? ताकि जब पेशेंट आए तो डॉक्टर उसकी डिजीज पहचान सके और उसके लिए सही मेडिसिन और सही डोज जो है वो
चूज कर सके। अब डॉक्टर उस टाइम तो बुक वगैरह थोड़ी ना खोलता है कि बुक में देखते हैं कितनी डोज में देनी है और कौन सी मेडिसिन देनी है, नहीं देखता है ना। तो डॉक्टर ने क्या कर रखा होता है, पहले ही उन सबको पढ़ रखा होता है थ्योरेटिकल तरीके से। थ्योरेटिकल होता है मतलब बुक वाली लैंग्वेज जो है वो पढ़ रखी होती है। अब जब हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल मतलब जब एक्चुअल में डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो अब डॉक्टर क्या करता है, उसको मेडिसिन देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, फार्माकोथेरेपी। यानी कि जो भी हमने थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, उसको क्या कहते हैं, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसको कफ हुआ है यानी कि खांसी हुई है, तो डॉक्टर क्या करता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है ना कि ठंडा पानी नहीं पीना है, तो ठंडा पानी ना पीना वो क्या है, प्रिवेंशन, यानी कि हम कोविड से अपना बचाव कर रहे हैं या फिर खांसी कम हो उसके लिए कुछ, यानी कि खांसी कम हो तो उसके लिए हमने क्या किया है, कुछ प्रिवेंशन किया है, कुछ बचाव के तरीके का इस्तेमाल किया ताकि हमारी खांसी जो है वो कम हो सके। फिर है डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस क्या होता है, अब खांसी भी दो तरीके की होती है ना, ड्राई कफ और वेट कफ। वेट कफ क्या होती है, बलगम वाली खांसी। तो अगर आपको, जब आप सिम्टम्स बताते हो डॉक्टर को, अगर आप बोलोगे कि मेरे को बलगम आती है या मेरे को स्पूटम आता है, स्पूटम का मतलब क्या होता है, बलगम, यानी कि अगर आप बोलोगे कि मेरे को स्पूटम आता है या फिर मेरे को ऐसे करके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर पहचान लेता है कि आपको ड्राई कफ है या वेट कफ है। और जब उसका वो डायग्नोसिस कर लेता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो आपको मेडिसिन देता है। अगर आपको ड्राई कफ है तो ड्राई कफ की देगा, अगर वेट कफ है तो वेट कफ की मेडिसिन देता है। अब उसके बाद है कि इट गाइड्स द फिजिशियन टू सेलेक्ट द राइट ड्रग एंड राइट डोज फॉर ए स्पेसिफिक पेशेंट। यानी कि अब डॉक्टर जब अपनी पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो ये भी पढ़ते हैं कि किस तरीके की ड्रग देनी है और किस डोज में देनी है स्पेसिफिक पेशेंट को। जैसे मान लीजिए कोई एडल्ट जाता है, कोई बड़ा आदमी अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसको टैबलेट भी दे देगा पैरासीटामोल की, और उसको हो सकता है कि उसको थोड़ी ज्यादा डोज दे दे, क्योंकि बड़ा आदमी है ना, ज्यादा बड़ा शरीर है, मतलब बच्चे के मुकाबले तो शरीर बड़ा है ना, तो उसको ज्यादा ड्रग चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा जाएगा तो बच्चे क्या है, टैबलेट तो नहीं खा सकता है ना बच्चा, तो उसको क्या करते हैं, सिरप देते हैं या फिर कोई और लिक्विड डोजेज फॉर्म देते हैं ताकि बच्चे जो है वो आसानी से उसको ले सके। तो उनकी जो डोज होती है वो कम होती है ना हमेशा, तो वो क्या है, राइट डोज फॉर ए स्पेसिफिक पेशेंट, यानी कि स्पेसिफिक पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसके एज के अकॉर्डिंग या उसके वेट के अकॉर्डिंग जो हमारी डोज है वो वेरी करती है और ड्रग भी वेरी करती है। मान लीजिए किसी पेशेंट को टाइफाइड है, वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने अपनी पढ़ाई में पढ़ा था कि अगर पेशेंट को टाइफाइड होता है तो उसको एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। तो टाइफाइड की कंडीशन देखते हुए कि कितनी सीवियर है या को कितनी एंटीबायोटिक्स देनी है, उस हिसाब से डॉक्टर क्या करेगा, उसको एंटीबायोटिक्स देगा। तो वो क्या हुआ, उसका प्रैक्टिकल यूज हुआ कि पेशेंट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने क्या किया, उसको एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब की। अब बात करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बींग्स। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई ड्रग जो है वो मार्केट में आती है या उसको मार्केट में भेजने से पहले क्या देखते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो ह्यूमन्स के लिए सेफ है कि नहीं है, या फिर क्या सच में वो डिजीज को ठीक करती है, या उसके कुछ डेंजरस साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। डेंजरस साइड इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ कहीं ऐसा ना हो फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है कि उसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स आ जाए जिससे किसी की जान भी जा सकती है। इन सब चीजों की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। It includes evaluating the safety and efficacy of new drugs on the volunteers who are healthy, और इसमें हेल्दी वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं एंड पेशेंट्स। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम लोग ड्रग की सेफ्टी देख सके और एफिकेसी चेक कर सके। सेफ्टी क्या होती है, सेफ्टी का मतलब है ये देखना कि ड्रग सेफ है या नहीं है, यानी कि साइंटिस्ट चेक करते हैं कि ड्रग के कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं, या फिर मेडिसिन जो है वो कितनी डोज तक या कितनी अमाउंट तक सेफ है बॉडी के लिए, और बॉडी के किसी मेजर ऑर्गन को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। मेजर ऑर्गन जैसे कि लीवर हो गया, किडनीज हो गई, उनको कोई मेजर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है, ये सब। एफिकेसी का मतलब क्या होता है, एफिकेसी का मतलब है कि ड्रग अपना काम कितने अच्छे से करती है, यानी हम चेक करते हैं कि क्या ड्रग बीमारी को ठीक कर रही है, क्या सिम्टम्स कम हो रहे हैं, या फिर क्या पेशेंट्स की हेल्थ में सुधार आ रहा है, ये सब चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेल्दी वॉलंटियर्स के अंदर चेक करते हैं,
यानी कि जिनके अंदर बीमारी नहीं है। अब जब हम देख लेते हैं कि हेल्दी वॉलंटियर्स के अंदर मेडिसिन सेफ है, तब जाकर हम पेशेंट्स के अंदर देखते हैं कि मेडिसिन सेफ है या नहीं है और इफेक्टिव है या नहीं है। जैसे कि जब कोविड-19 की वैक्सीन डिस्कवर हुई थी तो उसकी टेस्टिंग हुई थी ना, कि सबसे पहले उसको टेस्ट करा गया था कि ह्यूमंस के लिए सेफ है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आज ड्रग बनाई और कल उसको मार्केट में भेज दिया कि लोग भाई सब पेशेंट्स को दे दो और मतलब बांट दो सब में, नहीं ना। सबसे पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं कि वो पेशेंट्स के लिए सेफ है या नहीं है, या वो ह्यूमंस के लिए सेफ है या नहीं है। अब बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ड्रग और बॉडी के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि फार्माकोकाइनेटिक्स में कैसे बॉडी ने ड्रग को धोखा दिया। तो आपको क्या लगता है कि ड्रग ने बॉडी को नहीं दिया होगा? ड्रग भी बॉडी को देती है। कैसे? चलिए समझते हैं। तो ड्रग क्या करती है, जब वो बॉडी के अंदर जाती है तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट तो देती है, यानी कि बॉडी को क्योर करती है या बॉडी का ट्रीटमेंट करती है। लेकिन साथ ही साथ ड्रग क्या करती है, कुछ साइड इफेक्ट छोड़ जाती है अपने, यानी कि कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स या कुछ एडवर्स इफेक्ट्स जो अपने शो करती है। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं या फिर एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं? नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? साइड इफेक्ट्स। अब ड्रग अगर हार्मफुल इफेक्ट्स दिखाएगी तो ऑब्वियसली बात है ना, बॉडी को उसको फिर अपनी लाइफ से निकालेगी। तो अब हम पढ़ेंगे ड्रग के उन साइड इफेक्ट्स के बारे में या उन एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में टॉक्सिकोलॉजी में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज द स्टडी ऑफ द एडवर्स और पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और अदर केमिकल्स ऑन लिविंग बींग्स। इसका क्या मतलब है कि हम सिर्फ ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स ही नहीं पढ़ रहे, हम साथ साथ उसके पॉइजनस इफेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं। यानी कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो अगर बॉडी में ज्यादा अमाउंट में ले ली जाए या ज्यादा डोज में ले ली जाए तो उनके कुछ पॉइजनस इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, यानी कि वो जानलेवा भी हो सकती है। एंड अदर केमिकल्स, यानी कि अदर केमिकल्स के बारे में भी हम इसी ब्रांच में पढ़ते हैं। अगर उनके कुछ पॉइजनस या एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं तो वो भी किसमें पढ़े जाते हैं? टॉक्सिकोलॉजी में। टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग सिर्फ ये नहीं पढ़ते कि हार्मफुल है या नहीं है या फिर पॉइजनस इफेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हम ये भी देखते हैं कि पॉइजनिंग के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। जो हमारा पॉइजन है, जहर है, वो कैसे एक्ट कर रहा है या हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किस तरीके का जहर है, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जब तक आपको यही नहीं पता लगेगा कि जहर कौन सा है तब तक आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, है ना। जब आपको पता लग जाएगा कि जहर कौन सा है तो उसका ट्रीटमेंट करना भी इजी हो जाता है। अभी जो मैंने आपको बताया वो इसी लाइन में लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो डील्स विद द सिम्टम्स, यानी कि अगर किसी पर्सन ने कोई पॉइजन लिया है तो उसकी क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी बॉडी में और उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा पॉइजन है और उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है यूजिंग एंटीडोट्स। एंटीडोट्स क्या करते हैं? जो पॉइजन के इफेक्ट को खत्म करते हैं या फिर पॉइजन के इफेक्ट को कम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीडोट्स। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि ट्रीटिंग अ स्नेक बाइट विद एंटी वेनम, यानी कि अगर किसी पर्सन को स्नेक बाइट होता है यानी कि सांप काट जाता है तो उसको हम क्या देते हैं? एंटी वेनम देते हैं। एंटी वेनम मतलब जो सांप के जहर को काट सके, ठीक है। तो एंटी वेनम हमारा क्या हो गया? एंटीडोट हो गया, क्योंकि स्नेक बाइट से निकला हुआ जो पॉइजन है वो क्या है? हमारे लिए पॉइजन। और एंटीडोट के रूप में एंटी वेनम क्या है? जो उसको किल करेगा, जो पॉइजन को खत्म करेगा, तो वो क्या हुआ? हमारा एंटीडोट। चलिए अब समझते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। किसी भी पर्सन को अगर कैंसर होता है तो हम लोग कहते हैं ना उसकी कीमोथेरेपी चल रही है। तो कीमोथेरेपी, जैसा आप लोगों ने सुना, बिल्कुल सही सुना है कि कीमोथेरेपी मतलब सिर्फ कैंसर ही नहीं होता है, उससे थोड़ी और बड़ी बात होती है। क्या होती है? चलिए पहले बुकिश लैंग्वेज या फिर डेफिनेशन समझते हैं। इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इंफेक्शंस और मैलिग्नेंसीज यूजिंग स्पेसिफिक केमिकल ड्रग्स। तो कीमोथेरेपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल्स ही नहीं आती हैं, साथ ही साथ वो माइक्रोब्स भी आते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज फैलाते हैं। सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है? पूरी बॉडी में जो फैलता है, ठीक है। जैसे कि ब्लड के अंदर से जो फैलती हैं डिजीजेस वो आ सकती हैं। इन्फेक्शंस मतलब बीमारियां। और मैलिग्नेंसीज का मतलब क्या होता है? कैंसर। मैलिग्नेंट सेल्स क्या होते हैं या कैंसर सेल्स क्या होते हैं? जो सेल्स अपने आप को अनलिमिटेड तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारी बॉडी की सेल्स की तो एक कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड करती है और फिर बंद कर जाती है डिवाइड करना, लेकिन कैंसर सेल्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड तरीके से डिवाइड करती हैं, डिवाइड करती जाती हैं, करती जाती नहीं है। उनको क्या बोलते हैं? कैंसर सेल्स बोलते हैं। तो जो हमारी कीमोथेरेपी है वो हमारी बॉडी में डिजीज पैदा करने वाले माइक्रोब्स को भी किल करती है या उनके खिलाफ काम करती है और कैंसर सेल्स को भी टारगेट करती है। अब उसके बाद है दिस ड्रग स्पेसिफिकली और सेलेक्टिवली
कैन टारगेट कैंसर सेल्स विदाउट हैवीली डैमेजिंग द होस्ट नॉर्मल सेल्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो ड्रग्स हैं या ये जो मेडिसिन हैं वो कोशिश करती हैं कि नॉर्मल बॉडी सेल्स को कम से कम नुकसान हो। यानी कि जैसे पुलिस चोर को पकड़ती है ना, तो ये थोड़ी ना जिस मोहल्ले में वो रहता था या जिस मोहल्ले में उसने चोरी करी है तो पूरे मोहल्ले को पकड़ के ले जाओ, नहीं करती है ना। वो सिर्फ क्या करते हैं, चोर को पकड़ते हैं और उसको ले जाते हैं। वैसे ही हमारी ड्रग्स भी यही करती है कि वो सिर्फ कैंसर सेल्स को पकड़ती है और उनको किल कर देती है। बाकी जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं या जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं उनको कुछ नहीं कहती हैं। अगर इसमें आप लोग एग्जाम्पल देना चाहें तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑन लेबोरेटरी एनिमल्स अंडर कंट्रोल कंडीशन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि जब भी मार्केट में कोई नई ड्रग आने वाली होती है या कोई भी ड्रग डिस्कवर होती है तो उसको साथ ही या एक ही क्रम से मार्केट में रिलीज नहीं करते हैं। सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम ह्यूमन के ऊपर टेस्ट करते हैं, किसमें? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। लेकिन ह्यूमन के ऊपर डायरेक्ट टेस्ट नहीं करते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि डिस्कवर हो गई और डायरेक्ट आप ह्यूमंस पे टेस्ट कर दो, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले उसको एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है। एनिमल्स कौन से? जिन्हें हम लेबोरेटरी एनिमल्स बोलते हैं। लेबोरेटरी एनिमल्स मतलब जो स्पेसिफिकली ड्रग को टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि माइस, चूहे होते हैं, रैबिट्स, खरगोश यूज होते हैं, उन सबका यूज किया जाता है ड्रग को टेस्ट करने के लिए अंडर कंट्रोल कंडीशंस। यानी कि बॉडी जैसी कंडीशन जो है वो मेंटेन करी जाती हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर टेस्टिंग की जाती है कि ड्रग की सेफ्टी कैसी है और ड्रग की एफिकेसी कैसी है। वही मैंने अभी आपको बताया कि बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग टू ह्यूमंस, न्यू मेडिसिन्स आर टेस्टेड ऑन एनिमल्स इन दिस ब्रांच टू चेक देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी। ड्रग की सेफ्टी और उसकी एफिकेसी चेक करने के लिए सबसे पहले ड्रग को एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, ना कि ह्यूमंस के ऊपर। जब ड्रग एनिमल्स का टेस्ट पास कर देती है, यानी कि ड्रग एनिमल्स के ऊपर टेस्ट होने के बाद उसकी सेफ्टी अच्छी रहती है, उसकी एफिकेसी अच्छी आती है, तब जाके उसको ह्यूमंस पे टेस्ट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है टेस्टिंग ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड एंटी कैंसर ड्रग ऑन माइस बिफोर गिविंग इट टू ह्यूमन पेशेंट्स। जैसे कि अगर कोई एंटी कैंसर ड्रग जो है वो डिस्कवर होती है तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, माइस पे या रैबिट के ऊपर टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको ह्यूमन पेशेंट्स को दिया जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं पोस्टोलॉजी के बारे में। पोस्टोलॉजी क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग डोजेस। पोस्टोलॉजी बताती है कि किस पेशेंट को कितनी डोज में ड्रग देनी है। डोज का मतलब होता है अमाउंट, कितनी अमाउंट में ड्रग देनी है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक अगर बड़ा आदमी कोई एडल्ट जाता है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर उसको टैबलेट भी दे सकता है और डॉक्टर उसको डोज ज्यादा देता है। अगर कोई बच्चा जाता है तो उसको जो डोज है वो कम दी जाती है या फिर उसकी जो डोजेज फॉर्म है उसको भी अलग दी जाती है, जैसे कि सिरप दे दिया, इस तरीके से। तो जब हम ड्रग डोजेज की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोस्टोलॉजी। उसके बाद अब जब हमने पढ़ा कि डॉक्टर को कैसे पता लगता है कि किस पेशेंट को कितनी मेडिसिन देनी है, कितनी डोज देनी है, तो वो किससे डिसाइड होता है कि हम लोग एग्जैक्ट क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ड्रग की, कि उसका पेशेंट का एज कितना है, बच्चा है, बूढ़ा है या फिर एडल्ट आदमी है। फिर उसके बाद वेट चेक करते हैं कि जैसे जो ओबीस होते हैं या जो मोटे लोग होते हैं उनको ड्रग की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, यानी कि डोज ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि ड्रग जो है वो बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अगर हम लोग ज्यादा ड्रग देंगे तो ज्यादा से ज्यादा ड्रग जो है वो साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच सके, यानी कि जहां पे असर करना है वहां तक पहुंच सके, इसलिए ज्यादा ड्रग दी जाती है मोटे आदमी को। पतले आदमी को उससे थोड़ी कम डोज दी जाती है। एंड द सिविरिटी ऑफ द डिजीज। अब ऐसा थोड़ी ना किसी को हल्की सी खांसी हुई है तो हम उसको भी इतनी मेडिसिन दे देंगे जितनी कि हमने ज्यादा खांसी वाले को दी है। दोनों को अलग अलग देते हैं ना। अगर किसी को कम खांसी है तो उसको कम मेडिसिन देंगे, अगर किसी को ज्यादा खांसी है तो उसको ज्यादा मेडिसिन दी जाती है। एग्जाम्पल में प्रिस्क्राइबिंग ऑफ 500 mg पैरासीटामोल टैबलेट फॉर एन एडल्ट बट ओनली 250 mg सिरप डोज फॉर ए 5-year-old चाइल्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई एडल्ट जाएगा डॉक्टर के पास तो उसको ज्यादा डोज दी जाएगी और साथ में उसको टैबलेट वगैरह भी दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा जाता है तो उसकी डोज भी कम होती है और उसको डोजेज फॉर्म भी उसी के हिसाब से दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे छोटे बच्चों को सिरप दिया जाता है। अब दोस्तों खुश हो जाइए क्योंकि हम लोग लास्ट ब्रांच पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी है फार्माकोलॉजी।
जेनेटिक्स। चलिए, फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स में क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ हाउ अ पर्सन्स जेनेटिक्स अफेक्ट देयर बॉडीज रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। मतलब कि अब सबसे पहले समझते हैं कि जेनेटिक्स का क्या मतलब है। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि या तो हमारा जीन्स या हमारे डीएनए, यानी कि जिसके थ्रू हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारी जो, जैसे हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है, कोई पर्सन मोटा बनेगा, पतला बनेगा, उसकी नाक कैसे बनेगी, उसकी आंखें कैसी बनेगी, वो सब इंफॉर्मेशन किसमें होती है? हमारे जीन्स में और डीएनए में। तो वो सब इंफॉर्मेशन जो है, जैसे जब रिप्रोडक्शन होता है, इन बच्चों की आंखें जो पापा की जैसी होती हैं या फिर फेस मम्मी के ऊपर गया हुआ होता है, तो वो क्या होता है? हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों में भी ट्रांसफर होती है। तो उससे क्या होता है कि उसी की वजह से होता है कि पापा जैसी आंखें हैं या मम्मी जैसा फेस है, वो किसकी वजह से होता है? इन्हीं जीन्स या इसी डीएनए की वजह से। हर इंसान का जो डीएनए है वो अलग अलग होता है। अब इसीलिए आपके आपके और आपके दोस्त के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं ना, दोनों एक ही जैसे थोड़ी ना दिखते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। किस वजह से होते हैं? क्योंकि हर पर्सन का जो डीएनए है वो अलग अलग होता है। और क्योंकि हर पर्सन का डीएनए अलग अलग होता है, इस वजह से कभी भी एक मेडिसिन जो है वो दो पेशेंट्स को नहीं दी जा सकती है। हर पर्सन के जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग उसकी जो मेडिसिन है उसको वेरी किया जाता है या चेंज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार ही होता है, फिर तो हमारा भी जेनेटिक मटेरियल डॉक्टर ने कभी देखा तो है नहीं, पूछा भी नहीं, ना कोई टेस्ट कराया उसके। हर बार नहीं होता है। कई बार कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, या तो ड्रग इफेक्ट नहीं दिखा रही होती है या फिर ज्यादा इफेक्ट दिखा रही होती है, या किसी पेशेंट को एक अलग तरीके की मेडिसिन चाहिए होती है, तो उस केस में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि दो पेशेंट्स को सेम डोज की मेडिसिन दी गई। अब एक पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन दूसरे पेशेंट्स को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों पेशेंट्स के जो जीन्स हैं या जो डीएनए है वो अलग अलग हैं। इसी रिलेशनशिप को स्टडी करने वाली ब्रांच को हम क्या कहते हैं? फार्माकोजेनेटिक्स। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अ ब्लड थिनिंग ड्रग माइट वर्क परफेक्टली फॉर वन पेशेंट but cause bleeding side effects in another patient due to their different genes। यानी कि अगर कोई खून पतला करने वाली दवाई है तो वो एक पेशेंट के लिए अगर सही काम कर रही है, तो दूसरे पेशेंट के अंदर अगर ब्लीडिंग कॉज हो रही है तो वो किसकी वजह से हो सकता है? उनके डिफरेंट जीन्स की वजह से। अब दोस्तों, जितनी भी हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं उन सबको मैंने फ्लो चार्ट में कंबाइन कर रखा है। मेरा फ्लो चार्ट ज्यादा अच्छा नहीं बना है, लेकिन आपके पास एग्जाम में शीट काफी लंबी होती है, तो आप लोग आराम से पूरा फ्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करके आएंगे एग्जाम में तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मैंने लास्ट में ड्रॉ किया है क्योंकि मुझे ब्रांचेस वगैरह ऐड करनी पड़ सकती थी, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जितनी ब्रांचेस लिखना चाहते हैं उतनी लिख सकते हैं। इसीलिए आप एग्जाम में स्टार्टिंग में अगर ड्रॉ करेंगे फ्लो चार्ट तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, क्योंकि एग्जामिनर देखते ही समझ जाता है कि बच्चे को क्वेश्चन आता है या स्टूडेंट को क्वेश्चन आता है, तो उसके काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं और एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन भी काफी अच्छा जाता है आपका। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप लोग अगर स्टार्टिंग से ही अपना पेपर जो है अच्छा अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे चैप्टर 1 का पार्ट 1। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तो अब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।